हेलो भाई, हमने पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया, अब श्वसन तंत्र पढ़ते हैं। श्वसन श्वसन तंत्र जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जो है इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको भी कोई कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन आपको जो है ये हमारे नोट्स से मिल जाएंगे, ठीक। जैसे हमने तैयारी किया आपको भी सेम ऐसे ही तैयारी करवा देंगे, जीएस से आपको टेंशन मुक्त हो जाएगा भाई। बस जैसे समझा रहा हूँ कोशिश करना समझने की, बस हर चीज़ें आपको मैं कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। तो आप नोट्स में ध्यान देना और कोशिश करने की समझना, है ना। तो श्वसन श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन मतलब होता है श्वसन करना, सांस लेना। देखो श्वसन सिर्फ सांस अंदर कर लेना और सांस को बाहर छोड़ देना। ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देना ही श्वसन नहीं होता। श्वसन बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। श्वसन के लिए बहुत एक कोशिका तक में जाना पड़ता है। हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल, उस सेल तक में, सेल में जाकर के श्वसन होता है। तो हम देखते हैं कि वातावरण तथा जीवों के मध्य गैसीय विनिमय विनिमय श्वसन तंत्र के द्वारा संभव हो पाता है ना। मतलब श्वसन तंत्र जो होता है, जो हमारे शरीर बाहर से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और हमारे कोशिकाओं में बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के द्वारा होती है वो बाहर चली जाती है वायुमंडल में। इस सारी प्रक्रिया में जितने तंत्र, जितने अंग काम करते हैं, उन सबको मिला करके हम श्वसन तंत्र करते हैं, है ना। तो श्वसन तंत्र दो प्रकार की क्रियाएं होती है। पहला तो सांस लेना, जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, भौतिक क्रिया। और श्वसन, रेस्पायरेशन। ये ब्रीथिंग, सांस लेना मतलब सांस को अंदर कर लेना और बाहर कर देना, इसी कहता है सांस लेना कहते हैं। जबकि उसके अंदर प्रक्रिया होती है श्वसन, रेस्पायरेशन, ठीक, जो रासायनिक क्रिया होती है, ठीक, इसको समझा। अब श्वसन पथ एवं श्वसन अंग। सबसे पहले हम जानते हैं श्वसन अंग क्या होते हैं, कौन कौन अंग भाग लेते हैं श्वसन में, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही हम क्या किया, वायु को क्या किया, नासा गुहा मतलब नासा से, मतलब नाक से हमने क्या किया, वायु को ग्रहण किया अंदर, है ना। तो नाक से होते हुए इस ये जो नाक का पथ होता है उसे नाथा पथ कहते हैं। और ये पथ जो है नली आगे चल के क्या क्या बोलते हैं, ग्रसनी यानी फायरिंग्स। और आगे जाती है श्वसनी यानी ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक। और अंत यहाँ गले के पास, यहाँ गले के पास उपास्थि के बने छल्ले होते हैं। उपास्थि मतलब होते हैं जो मुलायम हड्डी होती है, उनको उपास्थि बोलते हैं, ठीक। तो उपास्थि के बने छल्ले पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना। फिर जो होती है ये दो नलिकाओं में बढ़ जाती है, श्वसनी जो ट्रैकिया है आगे चल के दो नलिकाओं में बढ़ जाती है, जो एक फेफड़े में, दोनों फेफड़ों में चली जाती है। और ये आगे चल के और नलिकाओं में बढ़ जाती है, उसके बाद और नलिकाओं में बढ़ जाती है। लास्ट में जो बचता है, देखो कैसे नलिका बढ़ता है, ये जो कैसे जाता है तो बढ़ता है कैसे, नासा गुहा से जाता हुआ, फिर नासा पथ ग्रसनी, फिर ध्वनि उत्पादक अंग जिसे लैरिंक्स भी बोलते हैं, से होती है श्वसनी, फिर प्राथमिक श्वसनी। यहाँ पर देखो जब ये बढ़ गई तो दो बढ़ गई तो नलिका हमने प्राथमिक श्वसनी, ये दोनों प्राथमिक श्वसनी, फिर और बढ़ गई तो द्वितीय श्वसनी, फिर और एक भाग में बढ़ गई लास्ट में। जैसे जैसे पेड़ की शाखाएं नहीं बदल, छोटी छोटी शाखाएं में विभक्त होती जाती हैं, तो उनको नाम दे दिया। और सबसे लास्ट में जो बचती है उसको कूपिकाएं यानी एल्वियोली बोलते हैं। और इसी एल्वियोली में जाकर के जो है ब्लड जो है मतलब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में एक्सचेंज होता है, ठीक। क्या होता है जो मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है सबसे, मतलब जैसे उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कौन था, वृक्क था। लेकिन और तो उत्सर्जन तो और अंग का था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन था, वृक्क। ऐसे ही मनुष्य का श्वसन अंग सबसे ज्यादा का श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। मुख्य श्वसन अंग क्या होती है, फेफड़े होते हैं, भले और पार्ट भाग इसमें काम करते हैं। मनुष्य की नासा गुहा से वातावरण O2 नाक से क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन प्रवेश करती है, निम्न पथ होती है, रक्त तक होती है। तो यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे होती हुई ऑक्सीजन जाती है शरीर के अंदर, जो ये मार्ग हमने दिखाया इस नली होती हुई, इस नली से दो भागों में विभक्त हो गई। लास्ट में लास्ट वाला जो होता है उसे कहते हैं कूपिका यानी एल्वियोली। तो इसको भी ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा लास्ट में वायु का जो आदान प्रदान होता है एल्वियोली होता है फेफड़े के अंदर, ठीक, कूपिका। अब क्या होता है, और सेम उसी कंडीशन से जैसे ऑक्सीजन आती है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, यहाँ पर ऑक्सीजन को दिया और ऑक्सीजन यहाँ से आया, कूपिका में ऑक्सीजन भर गई। फिर ऑक्सीजन कूपिका से कूपिका के चारों तरफ जो है ब्लड सेल्स जो है, ब्लड कोशिकाएं जो होती है बिखरी रहती है, तो उन्हीं ब्लड कोशिकाओं में ऑक्सीजन चली जाती है और ब्लड कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। और वैसे ही जैसे ऑक्सीजन आई थी वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिटर्न होकर नाक से चली जाती है। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि कैसे परिवहन होता है, कैसे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, कैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कैसे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है तो उसका काम कैसे होता है ऑक्सीजन के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी बनी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो ऑक्सीजन कैसे वापस रिटर्न होगी, सारी प्रक्रिया पढ़ करके बस सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं कि क्या होता है रक्त में गैसीय परिवहन, मतलब रक्त में जो होता है गैसों का परिवहन होता कैसे है ना। तो पहले हम और देख लेते हैं, दो तीन चीज़ और देख लेते हैं, उससे आसान हो जाएगी पूरा संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में, टोटल कितने चरण में होती है श्वसन की प्रक्रिया, ये पढ़ लेंगे। फिर हम उसके पार्ट पढ़ लेंगे, बड़ा आसानी होगी। तो श्वसन प्रक्रिया चार भागों में बांटा गया, मतलब चार तरीके, चार पार्ट में बांट लिया गया आसान भाषा में, चार भाग में बांट लिया गया। पहला बाह्य श्वसन, इसको बाह्य श्वसन मतलब होता है कि शरीर की बाहर की गैस को नाक के अंदर कर दिया और अंदर की बाहर कर दिया, बस इतना ही होता है। श्वासोच्छ्वास इसे कहते हैं, शरीर की मतलब वायु को अंदर लेना बाहर करना श्वासोच्छ्वास होता है। और इसमें गैसों का विनिमय होता है, ठीक। फिर अंदर बाहर कर लिया गैसों को, फिर गैसों का परिवहन, फिर हमने CO2 और O2 का परिवहन ब्लड में कैसे होता है, तो फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से कोशिका तक का ऑक्सीजन कैसे जाती है, इसको देखना होगा। देखो फेफड़ा से हमारी रक्त कोशिकाओं के द्वारा, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जो है कोशिका तक जाती है, और कोशिका से ही हमारी CO2 रिटर्न होती है ब्लड के द्वारा। फिर आंतरिक श्वसन देखते हैं, रुधिर का कोशिका के बीच कैसे है। आंतरिक श्वसन मतलब जब रुधिर लेके कोशिका में गया तो कोशिका में भी ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा, कोशिका में भी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली कोशिका के अंदर उसको फिर रक्त में करो और रक्त से ऑक्सीजन को फिर कोशिका में उपयोग के लिए ले लो।
फिर उसके अंदर कोशिका के अंदर जो सुमेन श्वसन होता है उसको हमको पढ़ना होता है। ठीक, तो 4 चीज़ें हमको पढ़ना होता है। पहला बाह्य श्वसन में सांस को अंदर बाहर लेना, फिर गैसों का परिवहन कैसे होगा रक्त में, फिर आंतरिक श्वसन कैसे होगा, फिर कोशिकीय श्वसन कैसे होगा। बस इतना पाठ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य श्वसन में तो कुछ नहीं होता। बाह्य श्वसन शरीर सांस ऑक्सीजन को अंदर लिया, फेफड़ों तक पहुँचाया, उस मार्ग द्वारा वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो गया। ठीक, फिर मेन गैसों का परिवहन फेफड़ों से कोशिका तक कैसे होता है उसको थोड़ा देखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। रक्त में गैसीय परिवहन है ना, तो रक्त में गैसों का परिवहन कैसे, गैसीय परिवहन O2 और CO2 का, बस हमारा मतलब ये होता है। देखो O2 युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं और CO2 युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो जब ब्लड में CO2 आ जाता है तो उसको कहते हैं अशुद्ध रक्त है, और जब O2 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त हो गया। ये पूरी प्रक्रिया को देखो आसान भाषा में समझो भाई। जब कोशिका से CO2 निकला तो CO2 निकला तो ब्लड जो होता है CO2 को ले गया नलिकाओं द्वारा। ठीक, और CO2 को जब ले गया तो वो कैसे ले जाता है, हृदय पंप करता है, हृदय के द्वारा होते हुए फिर फेफड़ों में जाता है। ये सारी प्रक्रिया को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो क्या हुआ कि जब जो है O2 का परिवहन कैसे होता है, तो कूपिका यानी एल्वियोली जिसको कहते हैं, फेफड़े की सबसे अंतिम वाली छोटी सी कूपिका जिसमें O2, जिससे O2 जो है, जो ऑक्सीजन रक्त में पहुंचती है। ठीक, तथा O2 का परिवहन 2 प्रकार से होता है। कैसे 2 प्रकार से, नंबर इसको ध्यान रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में घुलकर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है ऑक्सीजन जाती है कोशिका तक, और दूसरी कैसे, प्लाज्मा में घुल करके। आपके ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है तो उस प्लाज्मा में घुल करके चली जाती है। और दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संयुक्त होकर के जुड़ जाती है। ठीक, तो कितना देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए 97% और प्लाज्मा में घुल करके लगभग 3% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा किस परिवहन ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब रुधिर में देखो कैसे, रुधिर में जो पाया जाने वाला लाल वर्णक होता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का द्वारा वायु का परिवहन होता है। एचबी हीमोग्लोबिन और वायु जो है जुड़ करके क्या बना लेती है, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की क्रिया होती है, जुड़ जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये भौतिक क्रिया है, मतलब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना और जब कोशिका में ब्लड पहुंचा तो फिर टूट जाएगा, ऑक्सीजन फिर अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फिर अलग, भौतिक परिवर्तन इसलिए बोला जाता है कि ये फिर से आपस में टूट जाता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97%, प्लाज्मा के रूप में 3%, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ऑक्सीजन के बारे में बस उतना ही पढ़ना भाई, ज़्यादा नहीं फंसना होता है यार। तो हम लोग लगता है कि बस इतना चोरी होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस अच्छे से समझ लो इसी चीज़ को बार बार पूछता है भाई, और इसी चीज़ को आप देख लेने के बाद कोई क्वेश्चन था। अब CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो विभिन्न कोशिकाएं श्वसन क्रिया के दौरान O2 का उपयोग कर लेती हैं तथा बदले में CO2 मुक्त करती हैं। कोशिकाओं से CO2 3 प्रकार से कूपिकाओं तक पहुंचता है। अब कोशिकाओं से कूपिकाओं तक CO2 कैसे पहुंचता है, बस कैसा, पहला बाइकार्बोनेट, दूसरा कार्ब हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में घुलकर, मतलब ऑक्सीजन में प्लाज्मा में घुलकर जाती थी और कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस आती है ना। तो कौन कितना परसेंट होता है इसको ध्यान, सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, कितना, लगभग 70%। उसके बाद कार्ब इम्यूनो में 7% और प्लाज्मा में घुलकर लगभग कितना परसेंट, जितना बचा लगभग 23% है ना। मतलब दूसरा नंबर क्या होती है, प्लाज्मा में घुलकर जाती है। ठीक, और अधिकतम जो है सोडियम और पोटेशियम आयन के रूप में क्या होता है, इसका प्रवाह होता है ना। बस इतना ध्यान रखना। जो प्लाज्मा में घुलकर यानी कार्बोनिक अम्ल के रूप में, ध्यान रखना, ज्यादातर ये पूछ लेता है कार्बोनिक अम्ल के रूप में। प्लाज्मा में घुलकर यानी प्लाज्मा में जो होता है कार्बोनिक अम्ल बनाता है, प्लाज्मा के जल से मिलकर के, है ना। तो थोड़ा देख लेते हैं कैसे कार्बोनिक अम्ल क्या होता है। तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण CO2 के परिवहन के लिए होता है ना। जब CO2 का परिवहन होता है तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, पहला RBC में होता है, दूसरा प्लाज्मा में होता है। देखो सिंपल भाषा में, जब ये RBC है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड की एक बूंद मानो, ब्लड की एक सेल्स मानो, है ना। ब्लड की एक सेल्स है, उसमें क्या है, RBC भी है और प्लाज्मा भी है ब्लड में। तो प्लाज्मा में जो होता है, ये ग्लूकोज, हमारी सेल से ग्लूकोज जब बन गई तो क्या निकला, हमारी CO2 निकला। CO2 कैसे होता है, जाता है ब्लड के प्लाज्मा में मिल जाता है। ठीक, प्लाज्मा मिल करके, प्लाज्मा के जल से मिल करके कार्बोनिक अम्ल मिला लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में मिलता है और कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। ठीक, ध्यान रखना। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना, RBC में जो कार्बो, पहला तो यहाँ प्लाज्मा के जल से मिलकर के कार्बो ये बन गया कार्बोनिक अम्ल। ठीक, और दूसरा कार्बो RBC के जल से मिलकर के बनाता है। जब RBC के ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है कि कार्बोनिक एंजाइम, जब CO2 RBC में बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के द्वारा होता है। और इसको कौन एक्टिवेट करता है, इस एंजाइम को जिंक करता है। इसकी सब चीजें आप नहीं आसान चीजें नहीं पढ़, बहुत ही मुश्किल से ढूंढकर हम लोग लाते हैं दोस्त। देखो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब क्या होता है, Hb का जब O2 से मिलता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये तीनों चीजें ध्यान रखना, तीनों ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब इन दोनों को आपस में मिलता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, तो अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब ये चेंज हो जाता है, पहले जुड़ेंगे फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो एक स्थायी परिवर्तन हो जाता है, मतलब फिर वापस टूटते नहीं है। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा तेज जुड़ता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर में जाता है तो वो हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और आदमी मर जाता है। तो ये ध्यान देना, कभी पड़े होगा कि अंगीठी जला करके क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है और इंसान मर जाता है ना। तो 3 चीजें जान गया, बाह्य श्वसन में कैसे गैसों का आदान प्रदान हुआ, कैसे गैस हुआ, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे हुआ, आंतरिक श्वसन रुधिर का कोशिकाओं से फिर ये भी ऐसा सामान्य तरीके से हो जाता है। मेन जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट है कोशिका के अंदर श्वसन कैसे होता है, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हो जाएगी, 14 मिनट हो गया, तो लगभग हम दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। इतना आप ध्यान रखना, फिर इसके अंदर एकदम ऐसे पढ़ा देंगे तो क्या परेशानी नहीं होगी, एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू।